नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के तहत हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। ये जो पूरी हमारी सीरीज होगी ये टॉपिक वाइज होगी। एक क्रम से इंडियन पॉलिटी के एक एक टॉपिक को हम लेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। तो अब आपको आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, इसी तरह से प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे। इन्हें पढ़ते हुए मेरे साथ सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। चलिए आप सभी से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, और वो हुआ किस माध्यम से? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हालांकि नाम से तो यह सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन कार्य से यह बिल्कुल जिला अदालत की तरह का एक न्यायालय था, क्योंकि इसकी जो अधिकारिता थी, इसका जो क्षेत्राधिकार था, वो केवल कलकत्ता के रहने वाले निवासियों पर ही थी, या फिर कलकत्ता के बाहर कि वो व्यक्ति जो ये रिक्वेस्ट करें कि मैं सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले को देखे, तो उनके मामले को ये सुप्रीम कोर्ट देखता था। यानी इसकी अधिकारिता जो थी वो केवल कलकत्ता शहर के निवासियों तक थी, और यहां पर अंग्रेजी विधि प्रवृत्त होती थी, यानी इंग्लिश लॉ यहां फॉलो होता था। उस समय जो कानून था वो आपराधिक कानून हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक था, लेकिन जो दीवानी कानून थे वो हिंदुओं के लिए अलग थे, मुस्लिमों के लिए अलग थे, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम विधि, हिंदू के लिए हिंदी विधि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में इंग्लिश विधि का प्रयोग किया जाता था। बार बार पूछा जाता है, इस सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था इल्जाह इम्पे, और चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये तीन अन्य न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम था इल्जाह इम्पे। ठीक है, इतने तथ्य इससे जुड़े हुए हमने देखे। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। आ गया दूसरा प्रश्न। अब ये प्रश्न आरओ री एग्जाम 2016 का है। ये नया प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो सही है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये पूछा जा रहा है। दो इसमें जो है सेंटेंस है। पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल 1774 में इसकी स्थापना हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये सही है। ठीक है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो नहीं, लेमेस्टर अन्य न्यायाधीश था। चेम्बर, लिमेस्टर और हाइट ये अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे इल्जाह इम्पे। तो ये गलत है। अब पूछ रहा है कि इसमें से, तो इसमें से केवल एक ही सही है, यानी ए हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो सूची का प्रश्न आ गया है। सूची 1 में जो है अधिनियम है, और सूची 2 में अधिनियम है, और सूची 1 में है कि उस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया। ठीक है, चलिए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना सबसे पहले है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, और यह हुआ पिट्स के भारत अधिनियम 1784 द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक रेगुलेटर एक प्रकार से बिठा दिया गया, और उसके राजनीतिक
और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। हम जानते हैं कि 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी राइट्स मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वो दीवान बन करके बैठ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उसके पास राजनीतिक कार्य भी करने के लिए था और उसके पास वो व्यापारिक कंपनी तो थी ही। तो जो व्यापारिक कंपनी थी उसको के राजनीतिक और व्यापारिक दोनों कामों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले ही से थे, जो निदेशक मंडल था वो देखेंगे। अब एक नया बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहा गया, और नियंत्रण परिषद हिंदी में। तो ये पीट्स के भारत अधिनियम के द्वारा हुआ। क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर्ड अधिनियम 1813 के माध्यम से मिली। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये हुआ चार्टर्ड अधिनियम 1833 के द्वारा। ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसमें एक लॉ मेंबर भी होगा, और लॉर्ड मैकाले वो लॉ मेंबर था। ठीक है। तो अब 1 का 2 हमें कहां दिख रहा है? बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी बी का 1 हमें केवल यहां दिख रहा है। अब ये देखिए 2003 का प्रश्न है यूपीपीसीएस का, इसलिए आसान है। अगर आपको जो है केवल इतना याद हो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, तो आप जो है बी का 1 देखेंगे तो कहीं नहीं है, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। ठीक है। तो ये बी हमारा उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? आईएएस प्री 2018 का ये प्रश्न है। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा के विकास के लिए, उसके प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 की स्थापना हुई, यह भी ग्रांट से जुड़ी हुई थे। और इसी में प्राच्य विद्य एवं आंग्लविद विवाद का प्रारंभ हुआ कि भारत में कौन सी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, यहाँ की स्थानीय भाषा में देनी चाहिए या इंग्लिश में देनी चाहिए। तो अंततः कहते हैं कि 1835 में लॉर्ड मैकाले, जो कि गवर्नर जनरल के परिषद का एक लॉ मेंबर था, उसकी बात को माना गया और उच्च शिक्षा की भाषा को अंग्रेजी स्वीकार किया गया। ठीक है। तो 1, 2 और 3 यानी डी हमारा उत्तर है। 1, 2, 3 ये सब जो है, इनसे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। डी हमारा उत्तर है। अगला, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए 1813 का चार्टर्ड हमारा इसका उत्तर है। ब्रिटेन में लंबे समय से यह मांग चल रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया है, ये जो ट्रेड मोनोपोली दी गई है भारत में ट्रेड करने की, इसको हटाना चाहिए और सभी के लिए भारत से ट्रेड करने की सभी को अनुमति मिलनी चाहिए। मोनोपोली का क्या मतलब है कि केवल भारत में ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो मोनोपोली का एक एग्जांपल देखना हो तो एक क्या है कि भारत में रेल केवल भारत सरकार चलाएगी, भले ही आपको हमेशा वेटिंग टिकट ही मिले। ठीक है। यह तो अपने आप में बड़ा गजब का मामला है ना, कि आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं और सप्लायर जो है वो आपको सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो क्या है? मोनोपोली है कि भारत की रेल कौन चलाएगा? तो भारत की रेल केवल भारत सरकार चलाएगी और कोई नहीं चला सकता है। तो ये मोनोपोली है। तो उसी तरह से ये मोनोपोली था कि भारत के साथ जो है व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इस मोनोपोली को तोड़ने की बहुत लंबे समय से ब्रिटेन में मांग चल रही थी, जिसे 1813 के चार्टर द्वारा तोड़ दिया गया। कहा गया कि नहीं, आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी, आपका एकाधिकार नहीं रहेगा, जिसका मन करेगा वो व्यापार करेगा। लेकिन
चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उस पर आपका एकाधिकार रहेगा। तो चाय और चीन के व्यापार के को बरकरार रखने के बाद व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो पूछा जा रहा ना, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 के चार्टर्ड से, और 1833 के चार्टर्ड से चाय और चीन के साथ व्यापार को भी इन्होंने हटा दिया, उस पर से भी एकाधिकार को इन्होंने हटा दिया। अगला, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो देखिए, अब इसमें 1833 का चार्टर्ड अगर ऑप्शन में होता तो 1833 का ये चार्टर्ड हम मानते, लेकिन चूंकि ऑप्शन में है ही नहीं तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट को हम मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला। अब ये आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे आप देखेंगे तो आईएएस से जो प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ध्यान से आप जो है देखिए। ठीक है, 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, 3 कथन हैं। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में 3 स्टेटमेंट हैं, उन्हें हम पढ़ रहे हैं और यहां पे लिखा है कि सही है। ठीक है, चलिए। तो इसने यानी 1813 के चार्टर्ड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये कैसे हुआ? तो 1813 के चार्टर्ड में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भारत में गवर्नर जनरल है, जो बंबई मद्रास में अन्य गवर्नर्स बैठे हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना नायक है, इन सबकी नियुक्ति पर ब्रिटेन के संप्रभु की मुहर लगेगी, उनकी सहमति लगेगी, उनकी नियुक्ति उनके द्वारा ही होगी। तो इस हिसाब से जो है आप देखेंगे तो एक अधिकारिता ब्रिटिश क्राउन की आपको दिखेगी। और ये पूरा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करेंगे तो धीरे 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा, और अंततः 1857 की क्रांति के बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक उत्तरदायित्व को समाप्त कर दिया गया और भारत प्रत्यक्ष ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चला गया। तो यह भी सही है। अगला, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था? नहीं, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। अब यह प्रक्रिया तो 1858 में होगी, ये अभी पर नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए। तो 1 और 2 सही है, और 1 और 2 हमें कहां दिख रहा है? ए। तो ये ए हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला। अब आइए, 1813 के चार्टर्ड से इतने प्रश्न हो गए, तो एक बार जो है 1813 के चार्टर्ड को रिवाइज कर लें। देखिए, इस सीरीज के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, साथ ही साथ हम पूरे टॉपिक को रिवाइज भी करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास करिए, मैं पूरा टॉपिक आपको रिवाइज कराऊंगा एक क्रम से, लेकिन यह है कि बहुत अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है और इसको जो है आपको लाइक और शेयर भी करना है। चलिए, तो BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर्ड को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ऐसे 20-20 वर्षों के लिए चार्टर्ड आता था, है ना? 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, फिर 1857 में तो क्रांति ही हो गई, तो फिर 1858, फिर 61, ऐसे। ठीक है, तो जब तक प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं गया था भारत ब्रिटिश ताज के, तब तक ये 20-20 साल पे कानून आते थे। और कुछ उसमें से कानून वो थे कि जो संशोधन के लिए आते थे, जैसे बीच में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली चार्टर्ड यानी शाही आज्ञा पत्र था कि मतलब 20 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है, फिर 20 साल आएगा तो फिर ये जो है आगे इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। 1857 के बाद कहा गया कि अब इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी नहीं, अब ये समाप्त होगा। तो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल 2 चीजों को छोड़ के, चाय व्यापार और चीन व्यापार।
भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि राजा यानी ब्रिटिश क्राउन की भारत पर संप्रभुता स्पष्ट रूप से बता दी गई। अब कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापति की नियुक्ति हेतु ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति आवश्यक थी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास परिषदों द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब अगला प्रश्न आ गया, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो देखिए, सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट 1833 में एक धारा थी जिसे कहते हैं 87। तो इस 87 धारा में यह लिखा था कि धर्म, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि ये उस समय मान्य नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में इस तथ्य ने एक जो है प्रामाणिक अपना जो है कार्य किया। तो 1833 ये हमारा उत्तर है ए। चलिए अब आ जाइए जो है चार्टर्ड एक्ट पर, जिसका एक नाम है सेंट हेलेना एक्ट 1833। अब ये होमवर्क भी आप लोग लेते चलिए मुझसे। 1833 के चार्टर्ड एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट 1833 क्यों कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आइए 1833 के एक्ट को जो है अच्छे से पढ़ लें। तो पहला, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, प्रथम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। केवल नाम ही नहीं बदला, इसकी अधिकारिता भी बदली। वो क्या हुआ? तो भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में असीमित विधायी शक्तियां प्रदान की गई। मद्रास और बंबई के गवर्नरों ने अपनी ताकत खोई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो केंद्रीयकरण हमें दिखा, वो अपने सर्वोच्च शिखर पर कब पहुंचा? 1833 के चार्टर्ड में। इसके अलावा क्या हुआ? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। चाय और चीन व्यापार भी कोलैप्स हो गया। अब भारत की परिषद में 4 सदस्यीय परिषद हो गई। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सब परिषद गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो 4 सदस्य पहले रहेंगे इसमें, जिसमें से कि 3 हमेशा उपस्थित, और जब कानून बनाना होगा तो 1 सदस्य आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि 4 सदस्यीय परिषद थी, लेकिन उसमें कानून बनाने नहीं जब बन रहा है तो वो 3 सदस्यीय, जब कानून बनाना है तो एक चौथा व्यक्ति आएगा। ठीक है, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 100 परिषद गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा बनाए गए कानूनों को अब अधिनियम, यहीं से उसे अब एक्ट कहा गया। इससे पूर्व उसे क्या कहा जाता था? रेगुलेशन कहा जाता था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये देखिए अधिनियम की धारा 87 जिसकी बात हमने की, इसमें क्या लिखा है? कंपनी की नौकरियों में धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन प्रावधान ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। कुल 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2021 का ये प्रश्न है। तो पहले कथन को पढ़ते हैं। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, तो नहीं 5 हुई, और 1876 में 1 सदस्य और आ गया तो 1 और बढ़ गई, यानी कुल 6 सदस्य थे, 7 सदस्य नहीं थे। दूसरा, यानी ये गलत हो गया। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, तो बिल्कुल ये सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो यह भी सही है। ऐसे में 2 और 3 सही हैं, तो ये बी हमारा उत्तर है। तो 9 का उत्तर हमारा जो है वो है बी। अब यहां पे भारत परिषद अधिनियम 1861
को जो है हम ठीक प्रकार से समझ लें। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। 1857 की क्रांति के बाद ये सबसे व्यापक अधिनियम है। 1858 का अधिनियम छोटा अधिनियम था, ये व्यापक रूप से आया जो है, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहां से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां लौटाई गई जो उनसे 1833 में छीनी गई थी। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधि वेता होना अनिवार्य कर दिया गया। तो यह कहा गया कि ये ला से का जो है विशेषज्ञ होगा, ये विधि वेता होगा, कानून का जानकार होगा। ठीक है, वायसराय की विधायी परिषद में वृद्धि कर दी गई और कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य इसमें हो सकते थे। इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होने का मतलब था कि जो नौकरी नहीं कर रहे हैं सरकार की, वो गैर सरकारी सदस्य हैं। कार्यकाल इनका 2 वर्ष का था और परिषद का कार्य केवल सलाहकारी था। पूरा समझ लीजिए। तो अभी आपको मैं एजुकेटिव काउंसिल वायसराय की, लेजिस्लेटिव काउंसिल वायसराय की, ये सब समझाता हूं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कहां संख्या बढ़ रही है, कहां घट रही है, मतलब बात क्या हो रही है ना। बहुत लोग आप लोग कंफ्यूज होते हैं। एक महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है, इसको समझ लीजिए कि 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को, एक तो बनारस के महाराजा थे ईश्वरी नारायण सिंह, पटियाला के महाराजा थे नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव को विधायी परिषद यानी विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद अब विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम पर चलने वाला मंत्रिमंडल कैबिनेट बन गया। ठीक है, अब एक प्रकार से पूरी तरह से इस बात को समझ लीजिए। देखिए, जो गवर्नर जनरल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम देखें तो वो 4 सदस्य उसकी परिषद थी। तो ये कहा गया कि चाहे वो प्रशासन का विषय होगा, कार्यपालिका का, चाहे वो कानून बनाने का विषय होगा, दोनों विषय कौन देखेगा? तो सपरिषद गवर्नर जनरल देखेगा, यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद देखेगी। तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया गवर्नर जनरल की परिषद, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल या सपरिषद गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। लेकिन अब जाकर के यह महसूस हुआ कि इतने जो एक परिषद है यही कानून भी बनाएगी और यही उस कानून को लागू भी कराएगी, यानी यही कार्यपालिका है और यही विधायिका है। तो ऐसे में यह प्रावधान किया गया कि 3 सदस्य होंगे, जब प्रशासन की बात आएगी कानून बनाने के लिए 4था सदस्य आएगा। लेकिन धीरे धीरे फिर इसका विस्तार हुआ और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव थी बॉडी थी वो अलग हो गई और लेजिस्लेटिव बॉडी अलग हो गई। तो कानून जब बनाना है तो गवर्नर जनरल के साथ अलग लोग बैठेंगे, जैसे हमने कहा कि 6 से 12 हो गई। ठीक है ना, 6 से 12 हो गई, तो ये कानून बनाते समय बैठेंगे। और ये जो हमने ऊपर देखा जो है कार्यकारी उसकी परिषद जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये कितने सदस्य है? तो ये 5 है, फिर आगे जाके 6 हो गई। ठीक है, तो ये अलग मेंबर हो गए। ये कब बैठेंगे? तो केवल प्रशासन करने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूशन का जब मामला होगा तो ये एग्जीक्यूटिव हैं और ये 6 से 12 कौन है? तो ये लेजिस्लेटिव के हिस्सा हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल के साथ ये बैठकर कानून बनाएंगे। तो धीरे धीरे अब इसमें क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग को भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था का, कैबिनेट व्यवस्था का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्यों? उसने क्या किया कि उसने विभागों का बंटवारा किया। जैसे वर्तमान में होता है ना, प्रधानमंत्री जी आ गए, फिर रक्षा मंत्री जी आ गए, फिर गृह मंत्री जी आ गए। ठीक है, इस तरीके से विभाग बटे हुए हैं। उस समय क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, किसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल? गवर्नर जनरल की, वही सारे निर्णय लेती थी। तो फिनांस से जुड़ा हुआ मामला है तो वही देखेगी, गृह से जुड़ा हुआ मामला है तो वही देखेगी। यानी यह माना गया कि सब विषय सबकी अधिकारिता में है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब हमारे पास जितने मेंबर्स हैं उनको हम एक एक विभाग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे वर्तमान में होता है। उस विभाग से जुड़े हुए प्रतिदिन के कार्यों को वो व्यक्ति देखेगा और कोई बहुत बड़ा कार्य हो गया तो हम मीटिंग बुला लेंगे और उसमें उसका निर्णय कर लेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर
कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग बुलाता है और सारे मंत्री, जैसे अब जो वित्त मंत्री है तो वो फिनांस से जुड़े हुए सारे डिसीजन वो स्वयं कर रहा है। कोई बड़ा विषय आ गया, अब नोटबंदी करनी है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कैबिनेट में बैठेगा। हालांकि नोटबंदी में तो बड़ी उपापोह थी कि वित्त मंत्री को भी पता था कि नहीं पता था। तो कहने का मतलब है कि सभी विषय सबके नहीं होंगे, अलग अलग लोगों के विषय डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बड़ा विषय होगा तो गवर्नर जनरल बैठ करके उस पर निर्णय कर लेगा। तो ये जो प्रणाली है इसका जनक लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। इसने क्या किया कि विभाग बंटवारा कर दिया। तो कौन कौन सा विभाग बनाया? तो गृह, राजस्व, रेवेन्यू, सैन्य, मिलिट्री, कानून, लॉ, वित्त, फिनांस, लोक निर्माण। ये लोक निर्माण बाद में आया 1876 में, और इसीलिए ये जो 5 सदस्य थे उसमें से एक सदस्य की बढ़ोतरी हुई तो 6 सदस्य हो गए 1876 में। तो लोक निर्माण, पब्लिक वर्क्स। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। और एक महत्वपूर्ण तथ्य इसको भी देख लीजिए, इसको आगे हम लोग जो है समझेंगे। तो 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को, ये पहली बार हुआ कि विधायी परिषद, ये जो 6 से 12 मेंबर है ना, इसमें जो है इनको स्थान दिया गया, यानी इनको गवर्नर जनरल के साथ बैठना था। ठीक है, तो इससे क्या अंग्रेजों ने साबित किया कि हमने भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया है लेजिस्लेटिव में, कानून बनाने ते समय वो भी हमारे साथ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी कि परिषद का कार्य केवल सलाहकारी था। ये लोगों का काम यही था गवर्नर जनरल के साथ काफी पीजिए। उसमें से पढ़ाते समय मैंने बलरामपुर के राजा की एक बहुत अच्छी बात भी बताई थी कि वो किस प्रकार से कानून बनाते समय कार्य करते थे। अगर किसी को याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो और लोग पढ़ लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। अब इस तरह के प्रश्न तो नहीं पूछे जाने चाहिए। आप बताइए, आपके पास भी पॉलिटी की अच्छी किताबें हैं, दे जा करके देखिए ये लिखा है, वहां नहीं लिखा है। तो फैक्ट का मतलब ये थोड़े है कि आप मतलब इस तरह के फैक्ट्स पूछ लें कि अरे किसी को नहीं पता है। अरे भैया, किसी ने भारत परिषद अधिनियम 1892 के मूल प्रति को डाउनलोड करके नहीं पढ़ा है, उसने जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ी है ये चीजें। तो मेरे हिसाब से वहां तो है ही नहीं है। और जितनी प्रसिद्ध किताबें हैं किसी में भी नहीं है। और ये प्रश्न तो हर एक्ट के लिए आप पूछ सकते हैं। तो ये इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ये सही परंपरा नहीं है। तो देखिए, ब्रिटिश संसद से पास होने के बाद 20 जून 1892 को ये लागू नहीं हुआ था। ये 20 जून 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित हुआ, पारित होने के बाद जो क्राउन की मुहर थी, यानी शाही अनुमति जो थी, इसे 20 जून 1892 को लागू को मिला। ठीक है, ये लागू कब हुआ? तो ये 3 फरवरी 1893 में लागू हुआ। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? सही पूछा जा रहा है। तो ये गलत है। 20 जून 1892 को इसे शाही अनुमति मिली थी। लागू ये 3 फरवरी 1893 को हुआ। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। ये भी गलत है। कुल 24 सदस्य नहीं थे, अधिकतम जो है 10 से 16 सदस्य होने थे। ठीक है, ये विधायी परिषद की बात हो रही है। उस धीरे 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 उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यह किया गया कि जो सदस्य हैं वो बजट पे प्रश्न पूछ सकते थे, जनहित के बजट पे बहस कर सकते थे, और जनहित के मुद्दों पर परिषदें सरकार से, गवर्नर जनरल से प्रश्न पूछ सकते थे। और ये प्रश्न जो था ये 6 दिन पूर्व नोटिस देने पर पूछा जा सकता था। ठीक है, कि 6 दिन पहले आप बताएंगे कि मुझे ये प्रश्न पूछना है, तो वो 6 दिन पहले आप बताएंगे तो 6 दिन बाद उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अनुपूरक प्रश्न आप नहीं पूछेंगे। अनुपूरक प्रश्न क्या हुआ? तो प्रश्न क्या हुआ पहले तो ये समझ लीजिए। मैंने पूछा कि रक्षा पर आपने बजट के कुल बजट का 50% खर्च कर दिया। तो ये प्रश्न हो गया।
ये 6 दिन पूर्व के नोटिस पर मैं पूछूंगा। फिर उसके बाद जब वो खड़े होंगे और वो जवाब देंगे, जब उन्होंने जवाब दे लिया कि अरे इस वजह से इतना ज्यादा बजट हमें लगाना पड़े, तो फिर हम पूछेंगे कि अब बताइए कि स्वास्थ्य पर आपने इतना कम बजट क्यों खर्च किया या करने जा रहे हैं। तो ये पूरक प्रश्न हो गया। तो एक प्रश्न आप पूछते हैं, उसके बाद व्यक्ति जवाब देता है, फिर उस जवाब से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न जो आप पूछते हैं वो पूरक प्रश्न होता है, अनुपूरक प्रश्न होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है। तो उसकी इजाजत नहीं मिली थी, केवल प्रश्न पूछने की इजाजत मिली थी। हाँ, यह था कि बजट पर बहस हो सकती है, यह भी था। ठीक है, तो ऐसे में हम देखें तो ये सभी गलत है और ऑप्शन में हमें सभी गलत नहीं दिख रहे हैं। 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, केवल 1, तो ये सभी गलत हैं। ठीक है, आप ये जान लीजिए। तो अब 1892 के भारत परिषद अधिनियम को भी आप समझ लीजिए। एक एक करके सारे अधिनियम को भी हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मजा आपको आ रहा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। मजा आ रहा है तो कमेंट करिए। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब केंद्रीय विधान परिषद से कंफ्यूज मत होइए, ये वही वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो धीरे धीरे इसका विस्तार होगा और फाइनली हम 1892 में क्या इसे कहने लगे, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, ये वहीं से निकली है। इसमें अब कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। 16 सदस्य कैसे होंगे, तो 6 सदस्य तो सरकारी होंगे। सरकारी मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश राज की नौकरी कर रहे हैं। 5 गैर सरकारी होंगे, इन्हें मनोनीत किया जाएगा। कौन मनोनीत करेगा, तो निश्चित रूप से वायसराय करेगा। 5 चुने हुए होंगे। ठीक है, इलेक्टेड 5 होंगे। तो कौन इलेक्ट करेगा इन्हें, तो वाणिज्य मंडल, एक वाणिज्य मंडल से और 4 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि आएंगे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा जटिल है, इस पे समय ज्यादा लगेगा, आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बंगाल, बंबई और मद्रास में। ठीक है, अब यहां पे ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। पहली बार चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात सामने आई, जो इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो पहली बार चुनाव की बात आई। अब 1909 में पृथक निर्वाचन भी आएगा। ठीक है, फिर चुनाव एक क्रम से होने लगेंगे। तो पहली बार चुनाव की बात आई, लेकिन बहुत कम सीटें थी। बहुत मतलब कहते हैं कि प्रतिनिधित्व जो है ये केवल नाम के लिए ही था अभी। ठीक है, ये 1909 में पूर्ण रूप से आएगा, लेकिन अभी केवल नाम के लिए है। लेकिन नाम के लिए ही पहली बार चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात आई। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन। यह बजट पर बहस और जनहित के मुद्दे पर परिषद सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं था। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो निश्चित रूप से बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई 1892 के अधिनियम के माध्यम से। तो 11 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम, मार्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1935, एमपीपीसीएस प्री 2019। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो ये हुआ मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा। तो मार्लेमेंटो सुधारों यानी 1909 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि मुसलमानों के को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरल उन्हें मिलेगा। और इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार होगा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो क्या होता था पृथक निर्वाचन व्यवस्था में, तो कुछ सीटें ऐसी निर्धारित की जाती थी जिस पे केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और केवल मुसलमान ही वोट डालेंगे। आज की तरह नहीं, अभी भी हमारे यहां भी आरक्षित सीटें हैं, लोकसभा में भी हैं, विधानसभाओं में भी हैं। एससी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है। तो उसमें होता क्या है कि उस सीट पर केवल एससी या एसटी का कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट सभी लोग देंगे। ठीक है, तो ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया गया। ठीक है, मुसलमानों को। और आप जो है इसको
इससे जुड़े हुए जो प्रमुख विचार दिए गए उनको समझ करके ये कितना गलत कार्य हुआ था उस समय 1909 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, वो उस समय के जो प्रमुख विचार हैं उन्हें पढ़ करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा वो समझते हैं। इनसे उनके चारों ओर राजनीतिक प्रतिरोध बन गए। किनके? मुसलमानों के, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, जिससे शताब्दियों से आरंभ हुए एकत्व के सभी प्रयत्नों को उलट पलट कर रख दिया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है। के एम मुंशी ने क्या कहा? इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। अब ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, कमेंट बॉक्स में। हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा या जिसका फल जहरीला होगा। ठीक है, चलिए। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, निश्चित रूप से ये हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों को हम ठीक प्रकार से समझ लें। ठीक है, चलिए एक एक करके जल्दी से। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था हुई। विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट की विवेचना, जनहित के मुद्दे पर चर्चा और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई। केंद्र में कुल 69 सदस्य, 37 सरकारी थे, ऑफिशियल थे, 32 में से 27 निर्वाचित, 5 वायसराय द्वारा मनोनीत और गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल। 27 चुने हुओं का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था? अब पृथक मताधिकार को भी समझ लीजिए कैसे दिया गया। ठीक है, इतने डीप में नहीं कहीं पर लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि पृथक मताधिकार कैसे दिया गया। यहां हमने क्या देखा कि कुल 60 सदस्य होंगे केंद्रीय विधान परिषद में। उस 60 में से 37 सरकारी होंगे, तो वो तो सरकार के आदमी होंगे। 32 जो है गैर सरकारी होंगे, उसमें से 27 निर्वाचित होंगे। तो 27 निर्वाचित होंगे तो कैसे? तो 2 विशेष वर्ग प्रतिनिधि होंगे। ये कौन है? बंबई और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल। 13 सामान्य होंगे, इस पे कोई भी चुनाव लड़ लेगा, निर्वाचन मंडल होगा। 12 विशेष निर्वाचन मंडल होंगे। विशेष निर्वाचन मंडल, ध्यान दीजिए, इस विशेष निर्वाचन मंडल में जो 12 हैं उसमें से 6 जमींदारों के लिए और 6 मुसलमानों के लिए। ठीक है, ये पूरा है, आप आराम से देख लीजिएगा। और क्या महत्वपूर्ण है इसमें? 2 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का विधि सदस्य के रूप में प्रवेश हुआ। और दूसरा, पहली बार भारत परिषद लंदन में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी का प्रवेश हुआ। अब समझ लीजिए कुल कितनी बॉडीज थी जो भारत पर शासन कर रही थी। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन लेकर के सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो अब एक नए पद का निर्माण हुआ। किसको हटा के? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उनको समाप्त कर दिया गया और एक नए पद को स्थापित किया गया जिसे हम कहते थे भारत के राज्य सचिव। ठीक है, उन्हें भारत मंत्री भी कहा जाता था। तो एक भारत के राज्य सचिव और उनकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद, इंडियन काउंसिल। ठीक है, तो ये लंदन में बैठती थी, ये लंदन से भारत पे शासन कर रही थी। भारत में गवर्नर जनरल की 2 परिषद थी, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्नर की थी उसमें तो 1861 के बाद भारतीयों का प्रवेश होने लगा। 3 भारतीय गए, हमने अभी देखा। उसके बाद अब 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में हमने देखा था ना कि एक सदस्य का विधि वेता होना अनिवार्य था। तो विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले भारतीय हैं जो कहां पहुंचे हैं? वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1861 के बाद भारतीय पहुंचने लगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कोई भारतीय
जिसका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, वो कब पहुंचे? तो 1909 के अधिनियम के बाद पहुंचे, ठीक है। और पहली बार भारत परिषद कहां है? लंदन है। कितने सदस्य हैं? 15 हैं। कौन हेड करता है? भारत सचिव हेड करता है, उसको भारत मंत्री भी कहते हैं। उसमें 2 सदस्य पहुंचे, वो कौन कौन है? तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी का प्रवेश हुआ, ठीक है। तो अब जो तीनों बॉडी थी भारत पे शासन करने के लिहाज से, उन तीनों बॉडी में भारतीय पहुंच चुके हैं। वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो 1861 के बाद से ही, 1909 के बाद एजुकेटिव काउंसिल में भी, और फिर जो है जो भारत परिषद लंदन में है उसमें भी 2 भारतीय पहुंच गए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो देखिए, संघीय न्यायालय की बात हो रही है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से 1937 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और मॉरिस गेवियर इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन तीनों में भारत सरकार अधिनियम 1935 का जिक्र है ही नहीं, तो ऐसे में उपरोक्त में से कोई नहीं, यही हम उत्तर चुनेंगे, ठीक है। चलिए अगला, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो निश्चित रूप से भारत का संघीय न्यायालय 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में स्थापित किया गया था। तो बी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। बी हमारा उत्तर होगा 1937। चलिए अगला, केंद्र में दैव शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, 35, 1947, यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा जा रहा है, ठीक है प्रश्न। केंद्र में दैव शासन, ठीक है। लियोनिल कर्टिस को दैव शासन व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, इसे डायरकी कहते हैं। उसका जन्मदाता लियोनिल कर्टिस था। भारत में सबसे पहले दैव शासन व्यवस्था को प्रांतों में लागू किया गया 1919 के अधिनियम के माध्यम से, और 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, यानी वहां से दैव शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में दैव शासन व्यवस्था को लेकर के आ गए, ठीक है। तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में दैव शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। दैव शासन व्यवस्था क्या है, कैसे होता था, वो सब हम समझेंगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैव शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, निश्चित रूप से भारत शासन अधिनियम 1935, ए हमारा उत्तर है। अगला, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? आईएएस प्री 2012 का 3 सेंटेंस है, पूछा जा रहा है, सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में दैव शासन की व्यवस्था, निश्चित रूप से प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में दैव शासन व्यवस्था। तो जो एग्जीक्यूटिव था वो 2 तरह के एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तो 1909 में ही दिया गया, ठीक है। अब 1919 में इसे और विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, यानी जो विषय थे उसे स्पष्ट कर दिया गया कि कौन से विषय केंद्र के होंगे और कौन से विषय राज्यों के होंगे, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, और 1 और 3 हमें कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए अब भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 1919 का अधिनियम भारतीयों के होम रूल की मांग के रूप में आया, जो स्वराज की मांग हो रही थी, स्वशासन की मांग हो रही थी, उसके रूप में आया। केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका, आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका
पहले तो गवर्नर जनरल की परिषद, उसी का आकार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब कहा गया अब 2 सदन होंगे, जैसे वर्तमान में है राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह एक उसे राज्य परिषद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट। और एक केंद्रीय विधानसभा कही जाएगी, लोकसभा नहीं, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये स्थापित होगा। ये तो पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका किस अधिनियम के माध्यम से बनी? तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, तो पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। हालांकि मताधिकार बहुत सीमित था और बहुत सारे पैरामीटर्स थे। यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था कि भैया 18 साल के हुए या उससे पहले 21 साल के हुए तो जाओ वोट दो। नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स थे, टैक्स के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, बहुत सारा। ठीक है, तो पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया। पहले तो मुसलमानों को दिया गया, फिर सिखों को, फिर ईसाइयों को, फिर आंग्ल भारतीयों को, फिर यूरोपियों को भी दे दिया गया। पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग अलग हो गए, तो केंद्र का बजट और प्रांत का बजट अलग अलग हुआ पहली बार 1919 के अधिनियम से। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया, तो इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र के क्या विषय होंगे, उसकी अधिकारिता क्या होगी, प्रांतों के क्या विषय होंगे, उनकी अधिकारिता क्या होगी, जो वर्तमान में है वो इसी माध्यम से किया गया। प्रांतीय परिषदों का आकार बढ़ाया गया। ठीक है, वो पूरा क्लास में हमने कितना कहां पर वृद्धि हुई सब देखा था। ठीक है, प्रांतों के लिए 2 तरह की सरकार प्रस्तावित हुई। ठीक है, 2 तरह की सरकार प्रस्तावित हुई, इसे ही डायआर्की व्यवस्था कहते हैं। आगे चार्ट बनाकर दिखा करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसके अलावा जो है भारत के राज्य सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। और एक नए पद भारतीय उच्च आयुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर का सृजन किया गया। और यह प्रावधान किया गया कि एक वैधानिक आयोग 10 वर्ष के बाद इसकी जांच करेगा, जो साइमन कमीशन था। ठीक है, चलिए अगला, भारतीय इतिहास के संबंध में दैव शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? आईएएस प्री 2017। तो डायआर्की है क्या, यह पूछा जा रहा है। चलिए, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन नहीं, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना नहीं, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना नहीं, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, यही उत्तर है डी हमारा। ठीक है, अगला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित, ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए। ये आईएएस प्री 2022 का प्रश्न है, बेहद लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो कौन से रिजर्व विषय थे? ठीक है, न्याय प्रशासन बिल्कुल था, भू राजस्व बिल्कुल था, पुलिस बिल्कुल था। तो 1, 3, 4, 1, 3 और 4, यानी जो 20 का हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, चलिए, तो अब आपके स्क्रीन पे एक बेहद ही शानदार चार्ट आ चुका है। इसके माध्यम से डायआर्की को हम बड़े ठीक प्रकार से समझेंगे। तो देखिए, भारतीयों की जो लगातार स्वशासन की मांग थी, जो होम रूल की मांग थी, उसके जवाब में जो भारत का राज्य सचिव था मॉन्टेग्यू, उसने 1917 में यह घोषणा की कि भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से स्वशासन दिया जाएगा। और उसी स्वशासन देने के क्रम में 1919 का अधिनियम आया, जिसमें यह कहा गया कि अब जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो कार्यपालिका है, वो सरकारी अधिकारियों से और भारतीय मंत्रियों से मिलकर बनेगी। इससे पहले क्या होता था? केवल गवर्नर बैठा है, उसके नीचे सब डीएम बैठे हुए हैं, शासन चल रहा है। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं ना कि भाई एक तो प्रक्रिया ब्यूरोक्रेसी की है, अभी भी गवर्नर ही बैठता है, लेकिन उसके पास अधिकारिता नहीं, अधिकारिता सारी मुख्यमंत्री के पास है। तो इस तरह से कहा गया कि अब जो है भारतीयों को भी शासन में हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन यह हिस्सा इतनी चालाकी से दिया गया कि जो भारतीय मंत्री थे उनकी अधिकारिता बहुत अधिक नहीं हो पाई। वो चालाकी कैसे की गई थी उसको समझिए। ठीक है, देखिए, प्रांत हो गया। ठीक है, अब प्रांत के
को हेड कौन करेगा? आज भी हम जानते हैं गवर्नर करता है, उस समय भी गवर्नर ही करता था जो राज्य में होता था। लेकिन आज का गवर्नर क्या है? केवल नाम मात्र का है, ठीक है, एक हस्ताक्षर प्रतिमूर्ति है। लेकिन उस समय का गवर्नर पूरा शासन कर रहा था। अब 1919 में क्या बदलाव हुआ उसको समझिए। तो यह कहा गया कि प्रांत के जो विषय हैं उनको हम दो भागों में बांट देंगे, ठीक है। एक हम हस्तांतरित कहेंगे, ट्रांसफरेबल, और दूसरे को हम आरक्षित कहेंगे, रिजर्व। तो ये जो रिजर्व विषय होंगे, जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, इस पे कौन शासन करेगा? गवर्नर, या छोटा राज्य है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये जो है सरकारी अधिकारियों की मदद से इस पे शासन करेगा। शासन तो ये सब पे करेगा, लेकिन यहां पर भारतीय मंत्री रहेंगे, अंतिम निर्णय तो गवर्नर का होगा, यहां पर भी हस्ताक्षरित में भी, लेकिन यहां पर तो वो सीधे सीधे वही शासन करेगा, ठीक है। चलिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो राजस्व, रेवेन्यू, न्याय, कानून, वित्त, फिनांस, पुलिस, ठीक है। ये सब विषय आरक्षित कर दिए गए। इस पर कौन शासन करेगा? तो गवर्नर करेगा अपने अधिकारियों के माध्यम से। और ये विषय, ये मंत्रियों की सरकारें होंगी इस पे हस्तांतरित, ठीक है, जो लोग मंत्री इसमें बनाएंगे। तो ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे, जैसे आज होते हैं विधानमंडल। भाई जो भी मंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के, केंद्र में लोकसभा के। तो उसी तरह से ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन ये लोग किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये तो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। इनका विधानमंडल से कोई मतलब नहीं। तो इनको कौन सा विभाग दिया गया? कम महत्वपूर्ण। अब आप कहेंगे कि स्वास्थ्य आपके नजर में कम महत्वपूर्ण है, तो मैं बताता हूं। तो इनको दिया गया कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय निकाय। ये दिमाग में रख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है तो कहीं भी पूछा जा सकता है। इस तरह के विषय दिए गए कम महत्वपूर्ण। कम महत्वपूर्ण मैं ये कह रहा हूं कि जो शासन का आधार होता है, ठीक है, जो शासन का आधार होता है वो क्या होता है? वो होता है दंड, पुलिसिंग, वो होता है कोष, राजस्व, और वो होता है न्याय, जस्टिस। तो जिस के पास न न्याय देने का की अधिकारिता हो, न पुलिस उसकी बात सुनती हो, न रेवेन्यू से उसका कोई जुड़ाव हो, तो फिर काहे का वो शासक, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कम महत्वपूर्ण है। और इन सारे विषयों को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। तो मतलब खजाना तो अंग्रेजों ने अपने पास रखा। इसे हमने क्या कहा? दोहरी व्यवस्था शासन की। ये कौन सी व्यवस्था है? दोहरी व्यवस्था, कि आधे पर तुम राज करो, आधे पर हम राज करेंगे। पुलिस हमारे अंडर में रहेगी, पैसा हमारे पास रहेगा, न्याय हमारे पास रहेगा। बाकी कृषि में सुधार करो, स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाओ, शिक्षा दो, और शिक्षा देना तुम्हारा काम है, पैसा हमारे पास। समझ रहे? इसे कहा गया दोहरी शासन व्यवस्था। मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया होऊंगा आपको। कमेंट करके बताइए अगर सही से समझ आया होगा। तो इसे ही कहा गया दोहरी शासन व्यवस्था। ये प्रांतों में किया गया, ठीक है। हमने बताया कि 2 सदन बन गए केंद्र में, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो निचला सदन केंद्रीय विधानसभा इसे कहा गया, 145 सीट थी इसमें। उच्च सदन, इसमें 60 सीट थी, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। डायरकी को आपने समझ लिया, अब आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से हुआ। तो ये 21 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अब यहां पर एक विषय समझ लीजिए कि घटना चक्र में यह लिखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ हुई, और फिर झारखंड के आयोग ने उसको उत्तर भी सही मान लिया जो मैंने पढ़ा। जबकि हर जगह पर 1935 के अधिनियम को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ मिलता है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से जो प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था था जिसे अभी हमने समझा, उसको हटा दिया गया, उसको केंद्र में लेकर के आए। तो उसको कहा गया कि प्रांतों में स्वायत्तता आ गई है। लेकिन यह कहा जा रहा है, घटना चक्र में कहा गया है कि नहीं, प्रांतीय स्वायत्तता तो 1919 के अधिनियम के ही माध्यम से
हो गई थी, ये उत्तर माना गया है। तो अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि हम आधार क्या माने, प्रांतीय स्वायत्तता का हम आधार क्या माने। एक तो केंद्र और राज्य के हिसाब से माने, केंद्र और राज्य के हिसाब से माने कि भाई राज्यों में कम से कम ठीक है दोहरी शासन व्यवस्था से ही, लेकिन मंत्रियों की सरकारें आ भी तो गई थी और वो विधानमंडल के प्रति उत्तर भी दायी थे। या फिर अंग्रेज बनाम भारतीय माने हम कि भाई हम स्वायत्तता का मतलब ये समझ रहे हैं कि अब अंग्रेजों का हस्तक्षेप समाप्त हो गया है और अब भारतीय मंत्री सारे विषयों को देख रहे हैं, उस पर शासन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह आप ये तथ्य देखेंगे तो हर जगह लिखा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्वायत्तता प्रारंभ हुई। तो हम तो इसी को उत्तर मानते हैं, सी को, ठीक है, कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से प्रारंभ हुई, सी, ठीक है। चलिए, क्योंकि अब इसकी व्याख्या बड़ी विकट है ना, 1919 के अधिनियम से हुआ, इसकी व्याख्या जो है बड़ी विकट है। चलिए, ठीक है, तो मुझे जो मानना था मैंने मान लिया, आपको जो मानना हो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आप मान लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। देखिए प्रश्न आ गया, 1892, 1909, 1919। निश्चित रूप से भारतीय विधान पालिका जो है पहली बार द्विसदनी बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। चलिए, हमने देख भी लिया कितने सदस्य हैं, सब कुछ। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो निश्चित रूप से 1919 का एक्ट लाया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री का 2021 का एकदम नया प्रश्न आ गया। 3 कथन दिए गए हैं, फिर से पूछा जा रहा है सही। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई? नहीं। वयस्क मताधिकार कहां था? बहुत सीमित मताधिकार था। हाँ, यह कहा गया कि महिलाओं को भी मताधिकार होगा, लेकिन बहुत सीमित था, ठीक है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया? निश्चित रूप से किया गया, ठीक है। तो केवल 2 सही है और यही हमारा बी उत्तर है, ठीक है। तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यूपी आरओ प्री 2021 का लेटेस्ट प्रश्न आ गया। आइए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही हैं 2 कथन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। निश्चित रूप से सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अब ये जब प्रश्न पूछा गया ना तो सबके तोते उड़ गए। इस तरह का कोई डाटा क्लियर कहीं जो है सामान्य किताबों में तो है ही नहीं कि आखिर क्या हुआ था, ठीक है। तो बड़ा ही कंफ्यूजन की स्थिति हो गई कि क्या सही होगा। तो यह है कि 1930 के दशक से ही ब्रिटिशों की कमी होने लगी, मतलब उनकी संख्या कम होने लगी, और ये मान सकते हैं कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। और दूसरा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो निश्चित रूप से यह प्रावधान किया गया और 1922 में पहली परीक्षा भारत में हुई, पहले इलाहाबाद फिर जो है दिल्ली, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है, 1 और 2 दोनों कथन, ठीक है। तो आरओ 2021 में गजब गजब के प्रश्न पूछे गए थे जो कि एकदम दिमाग को हिला देने वाले थे। चलिए, केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो 1919 के अधिनियम के तहत कौन कौन से केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए? तो 1926 का हुआ और 1945 का हुआ। तो ए और सी हुआ, और ए और सी हमें कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है। तो 26 का जो हमारा उत्तर हुआ वो सी हुआ। चलिए अगला, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में किया गया था। सी हमारा उत्तर है, एमपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न। चलिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में
दो जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 42 और 43, उससे जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। उसमें वायसराय को ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति प्रदान की गई थी। हालांकि अगर हम वायसराय के ऑर्डिनेंस की बात करें तो 1861 में ही प्रावधान किया गया था कि विशेष परिस्थितियों में भारत का जो गवर्नर जनरल है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन इसका प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 42 और 43 में किया गया, वहीं से ये प्रेरित है। बी हमारा उत्तर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909, 1919, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, सी। चलिए अगला प्रश्न। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो निश्चित रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया कि एक केंद्र का विषय होगा, एक राज्यों का विषय होगा, एक समवर्ती विषय होगा। तो केंद्र के विषय पर कानून बनाने और प्रशासन करने का केंद्र की अधिकारिता, प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने और उस पर शासन करने की अधिकारिता प्रांतों की, समवर्ती विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के का कानून रहेगा अगर मौजूद है, तो वो फिर राज्य के कानून जो है उससे इंफीरियर हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रावधान किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और यही प्रावधान कहां पर दिखता है? तो हमें हमारे संविधान में दिखता है। ठीक है, चलिए सी हमारा उत्तर है। अब देख लीजिए, इस तरीके से संघ सूची 59 विषय हैं, समवर्ती में 36 हैं, प्रांतीय सूची में 54 है। वर्तमान संविधान में एक बार रिवाइज करिए, पटाख से कमेंट में लिखिए कितने विषय संघ सूची के हैं, कितने समवर्ती हैं, कितने प्रांतीय हैं, ये सब लिख करके बताइए। ठीक है, तो ये शासन की 3 सूचियां। अब इसके अलावा जो इन तीनों सूचियों में ना हो, ठीक है, उसे कहा गया रेसिड्यूअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां। यानी जो मैंने आपको बताया कि जो केंद्रीय सूची है, ठीक है, जो केंद्र की सूची है, जो समवर्ती सूची है, जो प्रांतीय सूची है, इसमें जितने विषय लिखे गए हैं उनसे के अतिरिक्त अगर कोई विषय आ गया तो उसे हम अवशिष्ट शक्ति कहेंगे, उसे हम रेसिड्यूअल पावर कहेंगे। और ये किस में रहेगी? तो ये जो है गवर्नर जनरल को अधिकारिता रहेगी रेसिड्यूअल पावर की। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने इतना पढ़ा था, तो हमने किया कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र में दैव शासन आ गया, प्रांतों में तो समझ लिया केंद्र में दैव शासन आया। तो वो कैसे आया? तो कहा गया कि संघीय सूची भी 2 प्रकार की होगी, आरक्षित होगी, रिजर्व होगी, हस्तांतरित होगी, ट्रांसफरेबल होगी। ठीक है, तो रिजर्व में क्या क्या रहेगा? तो रक्षा रहेगा, ठीक है, विदेशी मामले रहेंगे, धार्मिक विषय केवल ईसाई धर्म को लेकर के, और जनजाति क्षेत्र, ये जितने विषय होंगे इस पर डायरेक्ट शासन करेगा गवर्नर जनरल एंड वायसराय, और शेष जितने बचे वो सब भारतीय मंत्रियों को दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। तो निश्चित रूप से भारत सरकार अधिनियम की यह प्रमुख विशेषता थी कि पहली बार यह कहा गया कि भारत का एक संघ बनेगा और जिसमें शामिल होंगे ब्रिटिश प्रांत भी और देसी जो रियासतें थे। देखिए उस समय का जो भारत था उसमें 2 प्रकार के शासन तंत्र चल रहे थे। एक तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाला भारत था जिस पर कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन करते थे, और दूसरा भारत था जिस पे राजा शासन करते थे और उन राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार की हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से, और उनके जो विदेशी मामले थे, मतलब जो राज्य थे जिन्हें देसी राज्य कहा गया, नेटिव स्टेट्स कहा गया या प्रिंसली स्टेट कहा गया, राजकुमारों के राज्य कहा गया, उनके जो विदेशी मामले थे वो, उनके रक्षा और संचार, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो ब्रिटिश शासन के पास था उनका, और बाकी इंटरनल ऑटोनॉमी थी उनकी। हालांकि वो भी
कहने के लिए थी, क्योंकि वहां पर भी रेजिडेंट बैठाए जाते थे तो शासन होता था, लेकिन वहां अप्रत्यक्ष शासन होता था। तो दो तरह की शासन प्रणाली, एक जहां की प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण भारत का, तो ब्रिटिश नियंत्रण वाला भारत था, वहां शासन होता था, और दूसरा जो है प्रिंसली स्टेट्स होते थे। ठीक है, ऐसे आजादी के समय 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। कुछ तो बहुत बड़े जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, और कुछ बहुत छोटे प्रिंसली स्टेट, कुल 565 थे। तो यह कहा गया 1935 के अधिनियम में पहली बार कि इन प्रिंसली स्टेट्स और जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन वाला क्षेत्र है, इन दोनों को मिलाकर एक भारत का संघ बनाया जाए। यह पहली बार विचार आया 1935। यह प्रमुख विशेषता थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, नहीं, अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को आवंटित किए गए थे। वही यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत है। अब देखिए जो हम लोग कर रहे हैं, अब देखिए, अब अगर उस हिसाब से हम माने, उस प्रश्न के हिसाब से, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया गया सही है, यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था। क्यों? क्योंकि दैव शासन व्यवस्था प्रांतों में समाप्त हो गई। इसने प्रांतीय स्तर पर दैव शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, निश्चित रूप से किया। ठीक है, तो यही भी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये विशेषता नहीं थी 1935 के अधिनियम की। अगला, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैव शासन भारत में लागू किया गया। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैव शासन लागू किया गया भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, निश्चित रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो 1935 के अधिनियम से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को अच्छे से पढ़ना है। आइए थोड़ा मैं भी पढ़ा दूं। विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है, कहते हैं कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसी का पड़ा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो बहुत सारी चीजें तो सीधे सीधे यहीं से उठा करके भारत के संविधान में डाली गई हैं। तो इसमें 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग था और 321 अनुच्छेद था। ठीक है, बहुत विस्तृत यह डॉक्यूमेंट था। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है इसका। क्या लिखा गया? दैव शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट, डायरकी का प्रांतों से अंत और प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ। दैव शासन व्यवस्था को केंद्र के लिए प्रस्तावित किया गया, मतलब प्रांतों से ये केंद्र में आ गया। भारत का परिसंघ बनेगा, किससे मिलके बनेगा? तो ब्रिटिश भारत, प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाला भारत। कुल 11 प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र ये थे और राजसी रियासतें। लेकिन इसमें एक शर्त ये थी कि ये तभी बनेगा जब आधे से अधिक राजसी रियासतें ये चाहें, जो प्रिंसली स्टेट है वो चाहे, जो नेटिव स्टेट है वो कहे कि हाँ हमें बनना है, तभी बनेंगे, आधे से अधिक। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन सब झंझटों में हमें कहाँ फंसाते हो, हमें चुपचाप आनंद लेने दो। तो वो आनंद लेते रहे। उन्होंने कहा कि ना ये सब नहीं। ठीक है, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना, जिसके निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? सर मॉरिस गेवियर। शासन की 3 सूचियां बनाई गई जो मैंने आपको दिखाया। वर्मा को भारत से अलग किया गया और सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए। तो वर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया, प्रश्न पूछा जाएगा। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया जो लंदन में थी। मताधिकार का विस्तार हो गया और अब लगभग 10% भारतीयों को मताधिकार मिला। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और यह सब क्यों किया गया, एक एक पॉइंट आपको बड़े अच्छे से क्लास में मैंने बताया है। क्यों संघ बनाने की बात हुई, संघ में किस प्रकार से केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय जो राज्य परिषद थी उसमें बहुत अधिक रिप्रेजेंटेशन राजाओं को दिया गया, ये सब हमने जो है समझा है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये अवशिष्ट शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अवशिष्ट नहीं लिख सकते, अवशेष लिखेंगे। फिर आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्या लिखा है, तब समझ में आएगा। तो ये तो ठीक है, यूपी पीसीएस
2008 में पूछा गया, IAS प्री 2018 में पूछा गया। देख रहे हैं कमाल कैसे जो है उल्टी गंगा बहाई जा रही है। नहीं तो गंगा तो यूपीएससी से बहती थी, अभी यूपी पीसीएस से बह गई। चलिए अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। अब देखिए ये एमपी पीसीएस प्री में पूछा गया, ठीक है। अब इस तरह के प्रश्न, ठीक है, इस तरह के प्रश्न क्या मतलब है इसका, तो ठीक है, अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ, तो द फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ, ठीक है। 36 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, ठीक है। चलिए भारत संघ। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, और देश के लिए एक लिखित संविधान, इसका तो प्रावधान नहीं किया गया था ना। तो 37 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। चलिए अगले पर प्रश्न पे आए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? नहीं। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित था? नहीं, वो तो 3 जून योजना में था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? नहीं। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ए 38 का ए। 39 निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए प्रश्न है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से बर्मा अलग हो गया भारत से। तो इस प्रकार से भारत के संवैधानिक विकास क्रम से जुड़े हुए कुल 39 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।